बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं 16 अक्टूबर के जो अभी हुए हैं रिसेंटली, वो अब चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। पिछले जब से वो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए साल भर से, 2-2 साल से जब से भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब जाके उन्होंने राहत की सांस ली है। और हम उम्मीद करते हैं और आप भी उम्मीद कीजिए कि आपने जो सपना देखा है भारतीय फौज में जाने का, वो अवश्य साकार होगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा से आपके साथ थी और आगे भी रहेंगी। तो देखिए, जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं स्टूडेंट से बात करके, और इसी के साथ साथ ये भी कि जितने क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए थे क्लासेस के अंदर, आप देख सकते हैं हमारे 10 से 15 क्लासेस रिकॉर्डेड अभी भी पड़ी है, जिसमें 400 से 500 क्वेश्चन हमने कराए थे। उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, लगभग सारे ही क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि आर्मी में इतना लेवल होता नहीं है क्वेश्चंस का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपने फिजिकल पास आउट कर लिया तो आपको रिटर्न में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर हो चुका है उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उनके आंसर को। वैसे तो कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं करा विद सॉल्यूशन अब आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ इस क्लास को रिकॉर्ड करने का एक मोटो और है कि जिन स्टूडेंट्स के अब एग्जाम होंगे, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसी पैटर्न के हम आपको क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कवर अप कराएंगे, जिससे कि आने वाले जो पेपर है उसमें आपको फायदा मिल सके कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। तो ठीक है, तो ये क्लासेस जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त भाई कोई भी अगर एग्जाम देने वाला है आर्मी का आने वाले दिनों में, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए उससे, जिससे वो भी क्या कर सके, इस क्लास को देख सके और उनकी भी कुछ मदद हो सके, क्योंकि जितनी मदद हो सकेगी उतनी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, विद सॉल्यूशन आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि अब हिराड ऑनलाइन ऐप भी आ चुका है। प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हिराड ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने का जो फायदा है इस टाइम पे, क्योंकि स्टूडेंट्स के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या करा है कि जो अभी पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का, तो देखिए वैसे भी आज देखिए 20 तारीख हो गई, यानी इतना टाइम लग गया क्लास रिकॉर्ड करके डालने में। तो उसका कारण ये था कि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर भी बना रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की, और उसको क्या करें, हमारे जो ऐप है ऑनलाइन उसमें फ्री टेस्ट सेक्शन है वहां पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि स्टूडेंट्स ऐप डाउनलोड करें और वो टेस्ट जाके दे सकें फ्री के अंदर। कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं एग्जाम में वो भी डाले हैं, और कुछ आ सकते हैं इसी टाइप के वो भी डाल रहे हैं विद सॉल्यूशन। तो आप ऐप को अभी डाउनलोड करिए अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब हर 6 महीने में एग्जाम होगा, तो हमारे प्रैक्टिस पेपर सारे एग्जाम के लिए हम वहां पे डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उसका लिंक ज्यादा से ज्यादा जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, जिससे कि वो क्या करें, उसका लाभ ले सके। क्योंकि जब तक एग्जाम होंगे हम डेली का एक प्रैक्टिस पेपर वहां पे फ्री सेक्शन में अपलोड करते रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो 16 अक्टूबर का जो पेपर था, हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए और ऑप्शन भी चेंज हो जाए, क्योंकि आंसर चेंज नहीं होगा, ऑप्शन भले ही चेंज हो जाए लेकिन आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। देखिए कि जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है क्या बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 35 साल। कितनी होती है, राज्यपाल बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि राज्यपाल के अलावा 35 साल में और किस किस की एज लिमिट होती है। तो देखिए 35 साल राज्यपाल के अलावा आप लिख लीजिए, या तो पेन और कॉपी लेके बैठिए। प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट के लिए भी आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने के लिए भी आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है,
इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, वो है 25 वर्ष। 25 वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 25 वर्ष इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए पीएम बनने के लिए। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप क्या बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं, इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर बन सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर बन सकते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके अलावा क्या बन सकते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए तो 25 वर्ष की अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो देखिए आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, पीएम हो गया, एमपी, एमएलए, इसके अलावा लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, आगे आपका ये क्वेश्चन मिल सकता है कि 35 वर्ष तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, और बाकी 25 वर्ष इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। तो आप क्या कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुनाई की जो लेटेस्ट टेक्निक है, फ्लाई शटल एक लेटेस्ट टेक्निक है जो बुनने के लिए, ठीक है, वीविंग के लिए क्या करी जाती है, यूज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हमने आपको इसका क्वेश्चन कराया था और 4 आपको क्या बताए थे, वास्तुकार बताए थे विदेशी, जिन्होंने क्या करे थे, 4 शहर डिजाइन करे थे, वास्तुकार थे। तो उसमें से न्यू दिल्ली किसने करा था, एडविन लुटियन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा था, एक था कोलकाता। ठीक है, तो जो कोलकाता का वास्तुकार था उसका नाम क्या था, है क्या किसी को पता, तो उसका नाम था जॉब चोरनाक। ठीक है, क्या था, जॉब चोरनाक था, जो क्या था, वास्तुकार था किसका, कोलकाता का था। इसके अलावा 2 और थे राज्य जिनका क्या करा था, वास्तुकार कौन थे, विदेशी थे। एक तो है चंडीगढ़, तो जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था उसका नाम क्या था, वो था कार्बूशियर। क्या नाम था उसका, कार्बूशियर। ठीक है, अजीब से नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था वो था कार्बूशियर, और इसके अलावा भुवनेश्वर, तो उसका जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था, कोनिसबर्गर। ठीक है, क्या नाम था, कोनिसबर्गर। तो न्यू दिल्ली का एडविन लुटियन, कोलकाता का जॉब चोरनाक, चंडीगढ़ का कार्बूशियर, और भुवनेश्वर का है कोनिसबर्गर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी दीदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मगध राज्य की राजधानी मैंने कम से कम आपको 5-6 बार, सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, इससे पहले हमने शायद कांस्टेबल के लिए भी क्लासेस रिकॉर्ड करी थी, वहां पे भी मैंने इसको बताया था कि मगध राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह। कौन सी थी, राजगृह। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और है कि राजगृह प्राचीन भारत की थी। उसके बाद क्या था, जो अजात शत्रु हुआ था उसका उत्तराधिकारी था, उसने क्या करा था, इसको स्थानांतरित कर दिया था किसमें, तो इसने स्थानांतरित करके क्या बना दिया था, राजधानी को पाटलिपुत्र बना दिया था। ठीक है, क्या करा, स्थानांतरित करके क्या बना दिया, पाटलिपुत्र बना दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो पाटलिपुत्र को फिर यहाँ पे क्या करा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने क्या करी, मौर्य वंश की स्थापना करी और इसको राजधानी अपनी बना लिया पाटलिपुत्र को। तो देखिए प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह थी, उसके बाद अजात शत्रु का कोई वंशज था या उत्तराधिकारी था, उसने क्या करा, स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र उसकी राजधानी बनाई। फिर यहाँ पे क्या करा, मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने मौर्य वंश की स्थापना करके इसको क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट है ये भी कि वैशाली किसकी राजधानी है, तो वैशाली किसकी राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, वज्जी महाजनपद था, उसकी राजधानी कौन थी, वैशाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य समुद्री सीमा में नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको जीके के क्वेश्चन में राज्य हैं जो समुद्री सीमा के टच है वो बताए थे। ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। अब इसने क्या पूछा है, जो नहीं है। ठीक है, तो देखिए नहीं है वो तो सबको ही पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होना चाहिए था, वो था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा क्या है, समुद्री सीमा से नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे बन सकता है कि जो सबसे लंबा जो समुद्री सीमा से लगता हुआ राज्य है, जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, वो कौन सा है, तो वो है गुजरात। ठीक है, कौन सा है, गुजरात। और गुजरात की कितनी सीमा लगती है, तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 1600 किलोमीटर किससे लगती है, समुद्र सीमा से लगती है। 1600 पहला है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा है
आंध्र प्रदेश जो कितना लगता है, तो आंध्र प्रदेश की है 972 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है 972 किलोमीटर, ठीक है, 972 किलोमीटर लगता है कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसे तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है भरतनाट्यम, बहुत बार पूछा जा चुका है लोक नृत्य, तो भरतनाट्यम कहाँ का है लोक नृत्य, तमिलनाडु का है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ओडिशा में, तो ओडिशा में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मुझे लगता है ये बनेगा, आप याद रखिए कि जो भारत का सुनहरा त्रिकोण, एक क्वेश्चन है भारत का सुनहरा त्रिकोण कहाँ पे है, तो वो ओडिशा में है, और वो त्रिकोण क्या क्या है, तो वो है पुरी, जगन्नाथपुरी, जहाँ की रथ यात्रा पूरे विश्व में मशहूर है, आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो भी पूरे विश्व में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वो भी ओडिशा में है। इसके अलावा भुवनेश्वर के अंदर भी एक मंदिर है बहुत बड़ा, तो ये तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है, और वो कहाँ पे है, ओडिशा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, आगे आ सकता है इसका क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा कि त्रिकोण कौन कौन से, पुरी यानी जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है चिल्का लेक, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक भी कहाँ पाई जाती है, ओडिशा में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक बांध पाया जाता है बहुत बड़ा बांध, कौन सा, हीराकुंड। इसके अलावा वो हीराकुंड बांध किस नदी के उस पे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है महानदी के में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आ सकते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश की या दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसी भी देश की या दुनिया की महिला। अब बहुत से बच्चों ने क्या करा है, इसमें पढ़ा नहीं कि उसने देश के बाद दुनिया लिखा है, उसने क्या टिका दिया, इंदिरा गांधी, क्योंकि वो क्या थी, पहली प्रधानमंत्री थी भारत की महिला। और बहुत से बच्चे यानी लगभग 60 से 70% बच्चे इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। उसने क्या कहा है, किसी भी देश की या दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम, तो देखिए जो दुनिया या देश की है तो वो पहली थी, उनका नाम श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, जो कहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो ये थी श्रीलंका की, ठीक है, कहाँ की थी, श्रीलंका की थी, और पहली क्या थी, महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी गलत करके आए हैं तो सोच लीजिए, जल्दबाजी ना करें, जल्दी का काम शैतान का, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को करिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सरोजिनी नायडू कौन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो राइटिंग करिए। ये क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इसके अलावा कौन थी वो, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी किसी राज्य की, और कौन से राज्य की थी, यूपी की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। और इसके अलावा वो क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में जो कांग्रेस अध्यक्ष है महिला वो कौन है, या रही थी, कौन रही है, वैसे तो बदलने वाला है, शायद आने वाला है फैसला, लेकिन थी कौन, ठीक है, रिसेंट में। इसके अलावा देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी, तो जो इंदिरा गांधी थी वो क्या थी कि 1966 से लेके 1977 तक लगातार 3 बार, और 1980 से 1984 तक, जब तक उनकी हत्या ना की गई तब तक क्या थी, वो भारत की प्रधानमंत्री रही थी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। लेकिन भारत की, ना कि दुनिया की, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और कब तक रही थी, 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार, और उसके बाद 1980 से लेके 84 तक, क्योंकि 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी, तब तक वो क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री रही थी, ठीक है। इसके बाद देखिए श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये भी बहुत बड़ी हस्ती है। ये क्या थी, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बहुत बड़ी बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी। और इसी के साथ साथ ये क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। कौन थी, सुचिता कृपलानी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री। और ये भी कहाँ की, ये भी उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। तो पहली जो महिला राज्यपाल थी राज्य की, वो कहाँ, कौन थी, सरोजिनी नायडू, और वो कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। इसके अलावा जो पहली क्या थी, मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री थी, वो कौन थी, सुचिता कृपलानी, और वहां वो भी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है चारों, कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए अगला, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है। ये थोड़ा ऑफ फील्ड का क्वेश्चन था, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा था वो ठीक था कि छत्तीसगढ़ क्या है, राज्य है, कौन सा, माइक्रो जंगल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ की भी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जहां पे सब घूमने जाते हैं, शिमला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को आप कह सकते हैं कि एचपी की राजधानी क्या है, शिमला मिर्च है, ठीक है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे क्या पाई जाती है? शिमला मिर्च पाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट है, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, देवभूमि किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अब यहाँ पे दो परियोजनाएं हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दो परियोजनाएं हैं इंपोर्टेंट। पहली कौन सी है? पोंग बांध परियोजना। ठीक है, कौन सी? पोंग बांध परियोजना है, जो क्या है? देश का सबसे बड़ा रॉकफिल डैम है। ठीक है, सबसे ऊंचा देश का रॉकफिल डैम है। इसके अलावा यहाँ पे एक बांध परियोजना है, कौन सी? भाखड़ा। भाखड़ा बांध परियोजना, जो क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए दोनों परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी? पोंग बांध परियोजना, जो क्या है? देश का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम है। और इसके अलावा भाखड़ा बांध परियोजना, जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ओडिशा का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बता दिया कंप्लीट। अभी पहले बात करी थी हमने। अब देखते हैं पंजाब। पंजाब भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आपको जैसे पता ही होगा वैसे तो, कि गुरु नानक देव जी जो पंजाब के थे, उन्होंने क्या करी थी? सिख धर्म की स्थापना करी थी। उसके बाद गुरु अंगद देव जी, उन्होंने क्या करा था? गुरुमुखी लिपि का रचना की थी। किसने? गुरु अंगद देव जी ने। गुरु रामदास जी ने, जो भी पंजाब के थे, उन्होंने क्या करा था? अमृतसर शहर बसाया था। ठीक है, तो क्या हो गया कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, वो पंजाब के थे। इसके अलावा गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की या रचना की, और गुरु रामदास जी ने क्या बसाया था? अमृतसर शहर बसाया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, पंजाब 5 नदियों का समूह है। 5 जो नदियों का समूह है वो पंजाब है, तो वो 5 नदियां कौन सी है? वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं पंजाब में, इसलिए वो क्या है? 5 नदियों का समूह क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। तो वो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पंजाब के, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो हल्दी घाटी का नाम आते हमेशा याद रखिएगा, जो वीरों का वीर था, शूरवीर था, महाराणा प्रताप, जो क्या करता था? भाला और लेके चलता था, 80 किलो का उसका भाला था, वो लेके चलता था। उसी ने क्या लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और किससे लड़ा था? अकबर लड़ा था। ठीक है, अकबर को चुनौती दी थी। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर विजय हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे कि मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई थी इस युद्ध के बाद ही। ठीक है, बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत के। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कौन से युद्ध से आरंभ हुई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से ये क्वेश्चन आ सकता है। आप माइंड में रखिएगा कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, और वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। ठीक है, कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये खानवा गांव है, आगरा के पास है। कहते हैं कि जैसे 30-35 किलोमीटर है, वो कितना भी हो, लेकिन आगरा के पास में एक गांव है खानवा, और वहां पे ही युद्ध हुआ था, इसलिए इसको खानवा का युद्ध कहते हैं। और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर है अगला, अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और कब हुआ था? ये 5 नवंबर 1556 के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 के अंदर अकबर और हेमू, जिसका नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको क्या था? निकनेम कहते हैं जैसे, वैसे हेमू कहा जाता था, लेकिन पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, कहीं आपको क्वेश्चन में पूछ ले अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सा युद्ध आ गया? हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन था? तो हेमू ही क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इनके बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला है, देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? सभी को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चाचा नेहरू का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन हमारा फोकस कहां पे है? हमारा फोकस है रह जिन पे। ठीक है, तो देखिए 12 जनवरी, 12 जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय युवा दिवस।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या था, जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी जयंती यानी जन्म दिवस था, उसी के उपलक्ष्य के अंदर क्या मनाया जाता है, भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। ठीक है, फिर है 5 सितंबर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, वैसे तो स्कूल में पढ़े होंगे, टीचर बन बन के आते थे, टीचर्स के बदले टीचर, इंग्लिश वाली मैडम, मैथ वाले सर, ठीक है, साइंस वाली मैडम। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या था, जन्मदिन है किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। वो कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भी थे। पहले प्रथम उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं हम? शिक्षक दिवस मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। ठीक है, तो ये दोनों डेज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो डेज होते हैं वो आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो आगे भी आएगा। अगला देखिए, आपके लिए सबसे प्यारा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर बच्चे ने गलत करा है तो फिर उसने इंडियन आर्मी में जो जाने की सोची है वो गलत सोच ली है, क्योंकि फिर उसको कोई हक नहीं है इंडियन आर्मी में जाने का, अगर उसको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं पता कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख यानी वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? एयर मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा तो फिर उसने पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। ये तो ऑप्शन से भी आप लगा सकते थे, इतना हार्ड ऑप्शन दिए नहीं। जो एयर मार्शल होता है वो वायुसेना का प्रमुख होता है। और अभी जो प्रेजेंट के अंदर है वो कौन है? वीआर चौधरी है एयर मार्शल, विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी क्या है? वायुसेना के प्रमुख है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके अलावा देखिए, जनरल है वो थल सेना अध्यक्ष होता है, जनरल कहा जाता है। इस टाइम पे कौन है? तो मनोज पांडे हैं। ठीक है, कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, इसके अलावा लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट जो इंडियन आर्मी की सबसे कम रैंक होती है या जो शुरुआती रैंक होती है, सबसे छोटी रैंक, वो होती है लेफ्टिनेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। इसका पहले क्या नाम था? मद्रास नाम था। ठीक है, फिर क्या हो गया? तमिलनाडु, चेन्नई कह लीजिए आप। ठीक है, अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में दो क्या है? तीर्थ स्थल है, वैसे बहुत ही पाप पवित्र है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो कभी पूछ ले कि बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है या केदारनाथ कहाँ पे स्थित है, तो वो है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, राजस्थान इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार। पहला है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जो कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर के अंदर। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है, किराड़ू नाम का मंदिर है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान का ये, आप इसको याद ही कर लीजिए कि राजस्थान का खजुराहो पूछ लेगा ही, तो वो कौन सा है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो गए, नील नदी और अमेजन नदी, और बहुत से तो गंगा लगा के आ गए, पता नहीं क्या सोच के गंगा। अरे भारत की नहीं पूछी भाई, उसने पूछी है विश्व की। अब इसमें एक कंफ्यूजन और है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक दो बच्चों के मैसेज आए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी। ठीक है, नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। और ये कहाँ की है? ये है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। और ये निकलती कहाँ से? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, वहां से निकलती है नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर लंबी है नील नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है अमेजन नदी। ठीक है, कौन सी आती है? अमेजन नदी। ठीक है, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, लगभग 6400, कम कम थोड़ा बहुत फासला हो सकता है, लेकिन लगभग 6400 किलोमीटर बताते हैं कि 6400 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा। अब ये बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा की 2525 किलोमीटर या 2510 किलोमीटर भी बताते हैं, फिर भी गंगा बड़ी क्यों है या लंबी नदी क्यों है? तो देखिए इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत के अंदर सिर्फ कितनी बहती है, या इसका जो कितनी लंबी है? तो 900 और कुछ किलोमीटर ही है, 916 किलोमीटर। भारत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र जो बहाव है या बहती है, लंबाई है वो 916 किलोमीटर है, बाकी वो बांग्लादेश में उधर बहती है। इसलिए क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश। ठीक है, बच्चों ने यहाँ भी बहुत सी गलती की, जो कि ये वाला क्वेश्चन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसकी कम्युनिटी में देखा होगा तो मैंने शायद 15 दिन पहले एक इमेज वाला
क्या करा था, क्वेश्चन बनाया था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि विश्व का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, और वहां पे बच्चों ने बिल्कुल यही गलती करी थी, भारत को लगाया था, जो कि गलत है। वहां पे भी तो फिर मैंने एक दो बच्चों को मैसेज भी करा था कि ये गलत है, मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि सर ये सही है, वो नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश चाइना है, ठीक है। कौन सा है? चीन है। भारत सबसे ज्यादा उत्पादन में भारत का कौन कौन सा स्थान है, अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत पपीता उत्पादन में पहले नंबर पे है, चाय के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? चीन ही है। गन्ने के उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है ब्राजील, ठीक है। कौन से में? दूसरे पे है, पहले पे है ब्राजील। और कोयला उत्पादन में भारत कौन से पे है? तीसरे नंबर पे। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, ठीक है। तीसरे पे भारत आता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए तो रूस है, रशिया, तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है वो रशिया है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वो रशिया है, ठीक है। चाइना, वैसे देखा जाए तो चाइना गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, और अमेरिका किसका है? गन्ने का, ठीक है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादन करता है गन्ने का, चाइना करता है गेहूं का और कोयले का, भारत किसका करता है? पपीते का, और रूस किसका करता है? प्राकृतिक गैस का। अगला क्वेश्चन है कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ये तो बहुत बिल्कुल सिंपल है। अरे आप क्रिकेट तो देखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम वालों को क्या कहा जाता है? कंगारू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर लगा देते हैं, इसका चाइना है, और इसका हो जाएगा कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा देखिए इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो है शेर, ठीक है, लॉयन। न्यूजीलैंड का तो आपको पता है वह कीवीज कहा जाता है, क्योंकि कीवी क्या है? वहां का राष्ट्रीय पशु है। इसके अलावा देखिए साउथ अफ्रीका का एक अजीबोगरीब नाम है, जिसका मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है। अजीबोगरीब नाम का क्या है? उनका राष्ट्रीय पशु है, जिसका नाम क्या है? स्प्रिंगबोक एंटेलोप। देखिए क्या अजीब सा नाम है, क्या है? स्प्रिंगबोक एंटेलोप। कहाँ का है राष्ट्रीय पशु? साउथ अफ्रीका का। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल बायो का क्वेश्चन था। जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वो वायरस है, ठीक है, वायरस कहलाती है। इसके अलावा देखिए अमीबा, तो अमीबा को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है? एक कोशिकीय पदार्थ है, ठीक है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भी क्या है? एक कोशिकीय जीव ही है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा बैक्टीरिया से कुछ जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी है? तो इससे क्या होता है? कॉलेरा होता है, और इसके अलावा निमोनिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज भी करा है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन को रजतक्रांति, सेरिकल्चर, बैरीमीटर और एपीकल्चर या मधुमक्खी शाला। तो देखिए ये जो एपीकल्चर और मधुमक्खी शाला है ना, ये सेम है, उसने हिंदी इंग्लिश दोनों दे दी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? जो रेशम कीट का पालन करते हैं ना, रेशम कीट का पालन करते हैं रेशम को उत्पादन के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। और बैरोमीटर क्या होता है? तो ये क्या होता है? वायुमंडल दाब को नापने का एक यंत्र होता है। क्या होता है? वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है इससे। और इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? तो वो की थी किसने? इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने, ठीक है। किसने? इवान गोलिस्टा टेरिसेली ने की थी। क्या करी थी? इसकी खोज करी थी। बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन आपसे पूछ ली बैरोमीटर किस काम आता है, तो वायुमंडल के दाब को नापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करा जाता है? मेजर किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मायोपिया में प्रयुक्त होता है, यानी कि अब बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए। मायोपिया नाम नहीं सुना आपने? निकट दृष्टि दोष, उसी को मायोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष याद आ गया, उसको क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिक, ठीक है, और मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष उसने चेंज करके दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो मायोपिया का उपचार किससे होता है? अवतल लेंस से, ठीक है। किससे होता है? अवतल या कॉनकेव लेंस से, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष किससे उपचार होता है उसका? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था। अगला देखिए विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? इंपॉर्टेंट है ये भी, विद्युत घंटी। तो ये करती है किसके? धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। किसपे करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। इसके अलावा इस पे एक और है, विद्युत घंटी के अलावा आप कह सकते हैं जनरेटर, वो भी किसके? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है सिद्धांत पे, ठीक है। धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे ही काम करता है कौन? जनरेटर। इसके अलावा धारा के रासायनिक प्रभाव पे कौन काम करता है? तो धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या होती है? बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। क्या होती है? बैटरी चार्ज होती है। और धारा के ताप प्रभाव से क्या होता है? हीटर। धारा के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर कौन काम करता है? हीटर काम करता है, ठीक है। इनमें से देखिए मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, ठीक है। क्या है? कवक फंजाई है, ठीक है।
अगला देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, 10th में ही पढ़ लेते हैं कौन सा होता है, असली यानी रियल इमेज होती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए वॉशिंग मशीन तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण, आपको पता होगा इसका काम किसका होता है, सेंटर से होती है, वो घूमती रहती है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वॉशिंग मशीन काम करती है इस पे, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण पे। अब देखिए एक केमिस्ट्री का इतना प्यारा क्वेश्चन आया है, बच्चों ने अगर फिर भी गलत कर दिया तो फिर तो क्या कहना। उसने पूछा है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। केमिस्ट्री में अभी जो लैब असिस्टेंट के इतने क्वेश्चन कराए उससे पहले और उसके बाद अभी जो साइंस में लेके आया था उसके अंदर मैंने शायद जो रासायनिक के सिंबल, अगर बच्चों ने सिंबल और ये जो रासायनिक सूत्र के गलत करके आए तो उन्होंने हमारी क्लासेस नहीं देखी, इतने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, इसके अलावा जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको क्विक लाइम बोलते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। और CaOH का होल ट्वाइस जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगला है सबसे हल्की धातु कौन सी। देखिए बच्चे यहाँ फिर फंस गए, फंसाने का काम करा है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको छोड़ना होता है, अगर आप उनमें कलाकारी कर देते हो तो फिर वो कलाकारी महंगी पड़ जाती है। इसने क्या पूछा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। अब बहुत से बच्चे क्या लगा के आ गए, हाइड्रोजन लगा के आ गए, जो कि गलत है क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है। तो हाइड्रोजन धातु नहीं है तो सबसे जो हल्की धातु वो है लिथियम। ठीक है, क्या है, लिथियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का तत्व है, क्या है, सबसे हल्का तत्व है, ना कि धातु। धातु लिथियम ही है। ठीक है, सबसे कठोर जो पदार्थ है वो कौन सा है, वो हीरा है। सबसे कठोर धातु अगर पूछ ले तो वो टंगस्टन होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, सबसे कठोर धातु टंगस्टन होती है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे क्या करते हैं, हवाई जहाज के जो पुर्जे होते हैं ना वो इसी के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हल्का भी बहुत होता है, गुड कंडक्टर होता है और हल्का होता है, इसलिए जो हवाई जहाज के पुर्जे होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। और हीरा इसी के साथ साथ क्या है, कार्बन का क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, कार्बन की। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। देखिए इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल सा है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो जलवाष्प निकलता है लगभग 60%। ठीक है, बाकी ये सारे भी निकलते हैं, ये सारे निकलते उसी में से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निकलता है जलवाष्प लगभग 60%। बाकी के तीनों और कुछ गैसेस भी है वो मिलकर निकलती है, लेकिन 60% जलवाष्प होता है। अगला है निम्नलिखित फोटोग्राफी, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सिंपल सा, 10th क्लास के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ सकते हैं, 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर। अब 10th क्लास के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इतना रट्टा मारा हुआ होगा, मुझे तो आज तक याद है कि फोटोग्राफी प्लेट में प्रयुक्त क्या होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, पेस्ट लगाते हैं AgBr की। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर यानी कृषि संबंधित है, हमारे जो फर्टिलाइजर उर्वरक में काम आती है। और इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है वो क्या करती है, अमोनिया गैस के निर्माण में काम आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम नाइट्रेट क्या होती है, ये कृषि संबंधित कार्य, जैसे मिट्टी की पीएच को अच्छी कर देती है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा जो कृषि का उत्पादन उसको बढ़ा देती है, फर्टिलाइजर होती है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला देखिए, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है व्यक्ति की आधी। ठीक है, संपूर्ण अगर आपको क्या देखना है, व्यक्ति का प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, आधी होगी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी न्यूनतम ऊंचाई होगी प्रतिबिंब देखने के लिए। तो ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है, बच्चे को पता है, नियोन गैस का। उसके बाद है इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में होता है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो विमान की टायर होते हैं ना हवाई जहाज की, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। क्यों करी जाती है, क्योंकि क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, बहुत नॉन रिएक्टिव होती है और टायर फटते नहीं है इससे। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस हवाई जहाज के टायरों में और आइसक्रीम बनाने में की जाती है, नियोन गैस ट्यूबलाइट में की जाती है। अगला है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, किससे होता है, आयोडीन की। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, मधुमेह होता है। और लोहे की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, क्या होता है, एनीमिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जितने हमको मिले हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगेगी, पूरी क्लास देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 पार्ट में हमने क्लास को डिवाइड करा है। नेक्स्ट क्लास की आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसमें कि जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा।
तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे जो ऐप है उसकी लिंक को भी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और 2 लाइनें उन बच्चों के लिए जो तैयारी नहीं कर रहे और आलतू फालतू चीजों में लगा रहे हैं। तो 2 लाइनें हैं कि वो नशा कहां तेरे बाबू सोना के प्यार में, कि वो नशा कहां तेरे बाबू सोना के प्यार में, जो नशा है एक फौजी के किरदार में, जो नशा है एक फौजी के किरदार में। जय हिंद, जय भारत।